हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर. होप यू आर डूइंग ग्रेट. जेनेटिक्स में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आने लग रही होगी एंड इट इज़ इसेंशियल कि आप लगातार कम्युनिकेट करते रहें, नहीं तो ये ऐसे टॉपिक है जो थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं. एंड मैं तो लगातार एक एक पॉइंट लेने लग रहा हूँ, ठीक है. हालांकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है, बट एनीवे ठीक है. बट मेक श्योर आप जो है कमेंट में मुझसे पूछते रहें या फिर फ़ोन करके पूछे या फिर किसी भी तरीके सम हाउ जो है आप कनेक्शन को जो है मेंटेन रखिए. नहीं तो आप ऐसे टॉपिक जो है छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं. मैंने एक नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उठाया है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज का. एंड वो क्या कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स, यानी कि दो जीन के बीच में जो लिंकेज. अब लिंकेज क्या था? लिंकेज था भाई, एक क्रोमोसोम है, अगर उस एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन, लेट से एक जीन है बी और एक है वी. अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन है तो दोनों के बीच में क्या है? लिंकेज. तो यानी कि दो जीन के बीच में लिंकेज कितना स्ट्रोंग है, कितनी स्ट्रेंथ है उसमें. स्ट्रेंथ की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो क्रॉसिंग ओवर के बाद में क्या होता है कि जीन जो है वो डिस्पर्स हो जाती है. यहाँ पर पी जीन और यहाँ पे जीन कोई दूसरी आ गई, लेट से एक्स आ गई, और यहाँ की जीन जो है वो यहाँ पे चली गई. यानी कि लेट से यहाँ पर कोई जीन होगी वाई और यहाँ पर जो है ये जीन आ गई कौन सी? बी. तो जो जीन थी पी और बी वो तो लिंक्ड थी, एक क्रोमोसोम के ऊपर थी ना. लेकिन बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ कि जो एक्सचेंज जो है डीएनए का वो हो गया, वो दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया, वो इस चीज के ऊपर चला गया. तो अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कब ना हो? ये तब ना हो जब पी और बी के बीच में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो. अगर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो एंड क्रॉसिंग ओवर अगर होने के बाद भी रिजल्ट जो है वो क्या रहे, पीवी जीन जो है ऐसी की ऐसी रही, तो हम क्या कहेंगे कि लिंकेज के अंदर स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा. लेकिन रिजल्ट क्या आ जाए कि भाई यहाँ पे कैपिटल पी और यहाँ पे कोई दूसरी जीन आ गई. तो व्हाट इट मींस कि जो लिंकेज है वो था तो सही, लेकिन वो लिंकेज कैसा था? वीक लिंकेज था, उसकी स्ट्रेंथ जो है कम थी. तो ये क्या कहने लग रहा है कि लिंकेज बिटवीन दी टू जीन, यानी कि जो दो जीन के बीच में लिंकेज है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस बिटवीन दी टू, यानी कि दो लिंक्ड जीन. अगर मान लो एक जीन है, लेट से यहाँ पे पी है और यहाँ पर बी है, और इसका अगर क्रॉसिंग ओवर हो तो आपको क्या लगता है इसकी जीन का एक दूसरे के साथ अलग होना वो ज्यादा आसान है, या जिसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है उन दोनों का लिंकेज टूटना आसान है? तो एक ऑब्वियस सी बात है कि दो जीन के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर लिंकेज टूटने की संभावना काफी ज्यादा है. लेकिन अगर दो जीन काफी पास पास में है तो व्हाट इट मींस कि जो लिंकेज है उनका टूटना उतना ही मुश्किल है. तो इसी वजह से ये इसने कहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. किसके? डिस्टेंस बिटवीन दी टू जीन. अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस अगर काफी ज्यादा है तो लिंकेज टूटेगा, और जैसे लिंकेज टूटेगा रिकम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे. और अगर लिंकेज नहीं टूटता तो पेरेंटल टाइप जो ज्यादा बनेंगे, रिकम्बिनेंट जो है कम बनेंगे. अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं और थोड़ा आगे भी देखते हैं. हायर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ज्यादा बनते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर if the distance between them is higher and lower frequency if the distance is small. अब मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, ये पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, बट आप देखना. ये एक पेज है, ठीक है. आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर देखोगे तो वहां पर भी जो है आपको ये पेज देखने को मिलेगा. इस पेज का मतलब क्या है खाली मैं वो समझा देता हूँ, ठीक है, जो समझना जो है ज्यादा जरूरी है, और जो मेन सार तो खाली यही है. तो जो मोरगत था उसने एक्सपेरिमेंट किया, और उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस किस के बीच में किया वो देख लेते हैं भाई. येलो बॉडी व्हाइट आई क्रॉस करके किसके साथ में? ब्राउन बॉडी रेड आई. एक ड्रोसोफिला है जिसकी बॉडी का कलर कैसा है? येलो, और उसकी आई का कलर कैसा है? व्हाइट. तो एक ड्रोसोफिला है उसकी बॉडी का कलर येलो है और आई का कलर व्हाइट है, और दूसरा ड्रोसोफिला है जिसकी बॉडी का कलर कैसा है? ब्राउन, और आपको कलर कैसा है? रेड. जब इसको क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद में कुछ आते हैं पेरेंटल टाइप और कुछ आते हैं रिकम्बिनेंट टाइप, यानी कि न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो आते हैं रिकम्बिनेंट. अब पेरेंटल टाइप का मतलब क्या है? पेरेंटल टाइप का है येलो बॉडी और व्हाइट आई,
और दूसरा पेरेंटल टाइप कैसा है, ब्राउन बॉडी और रेड आई। रिकम्बिनेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक हाफ पोर्शन ये ले लो, येलो बॉडी रेड आई, दूसरा ले लो ब्राउन बॉडी और ब्राउन बॉडी के साथ में व्हाइट आई। तो जब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है तो जो ये रिकम्बिनेंट है वो कितनी आई, केवल 1.3%, यानी कि लगभग 99% कितने आ गए पेरेंटल टाइप। रिकम्बिनेंट टाइप कितनी आई, 1.3%, यानी रिकम्बिनेंट बहुत ही ज्यादा कम आई। एक उसने दूसरा क्रॉस भी किया, और दूसरा क्रॉस किसके बीच में था, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग। और इसको क्रॉस किया, क्रॉस किसके साथ में, रेड आई और नॉर्मल विंग। इनके करने के बाद भी कुछ पेरेंटल टाइप आई और कुछ जो है रिकम्बिनेंट टाइप आई। अब इसमें रिकम्बिनेंट टाइप कितने आए, 37.2%। इसमें रिकम्बिनेंट टाइप कितने आए थे, 1.3%। क्यों भाई, व्हाइट आई तो इसमें भी थी, व्हाइट आई इसमें भी थी, तो आई का कलर तो दोनों के अंदर सेम था। दूसरी जीन में मतलब डिफरेंस था केवल येलो बॉडी और विंग की जीन में। तो व्हाट इट इज डिस्कवर्ड कि लेट्स से ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है ये वाई का मतलब यहां पर क्या है, येलो बॉडी, और दूसरी जीन है डब्ल्यू का मतलब व्हाइट आई, और एक तीसरी जीन है एम का मतलब क्या है, मिनिएचर विंग। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमोसोम के ऊपर 3 जीन है, तो इसका मतलब तीनों जीन कैसी है, तीनों जीन लिंक्ड है। अगर तीनों जीन लिंक्ड है तो देखो Y और W के बीच में डिस्टेंस कम है या ज्यादा है, कम है। अगर कम है तो इसी वजह से रिकम्बिनेंट कितने आए, 1.3%। दूसरा भाई व्हाइट आई और मिनिएचर विंग के बीच में डिस्टेंस देखो कम है या ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकम्बिनेंट टाइप कैसा है, 37.2। तो व्हाट इट मींस कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिकम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, अगर डिस्टेंस कम होगा तो रिकम्बिनेंट कम बनेंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक ये एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट किया, और उसका कंक्लूजन क्या निकला, खाली ये याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। ये तो खाली आपको समझाने के लिए था। उन्होंने रिकम्बिनेशन कर करके जो है अलग से इसका जो है एक अलग पॉइंट जो है और बनवाया था, ठीक है। वो अगला जो पॉइंट जो है वो देखते हैं हम। तो एक पॉइंट था कि लिंक्ड जीन लाई इन लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है एक लीनियर पाथ है, एंड उस लीनियर पाथ के जगह जगह जो है कुछ पर्टिकुलर जीन है। एंड ये चीज उन्होंने कैसे फाइंड आउट की, उन्होंने बार बार जो है एक फ्रूट फ्लाई का दूसरे फ्रूट फ्लाई के साथ में बार बार जो है क्रॉसिंग करवाते रहे, एंड क्रॉसिंग कराने के बाद रिजल्ट जो है बार बार में देखते रहे। एक क्वेश्चन है उससे हम थोड़ा समझेंगे। तो मॉर्गन और स्टुअर्ट वेंट कौन थे, स्टुअर्ट वेंट जो है स्टूडेंट थे किसके, मॉर्गन के। तो उन्होंने कुछ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्टेन की है, और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उन्होंने जो ऑब्टेन की है वो उन्होंने कुछ ऐसे दे रखी है कि ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग के बीच में 18% की फ्रीक्वेंसी, यानी कि 18% जो है रिकम्बिनेंट जो प्रोड्यूस हुए हैं। ब्लैक बॉडी और सिनेबार आई के बीच में जो डिस्टेंस जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई है वो 9% आई है। सिनेबार आई और वेस्टिजियल विंग के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 9.5% जो है वो आई है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सिनेबार क्या है, सिनेबार भाई वही रेड कलर है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट होता है। तो ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आई, 18। तो लेट्स से एक बी जीन है और एक बीजी जीन है, इसके बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 18%। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है, कि एक जीन का दूसरे जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 18 सेंटीमोर्गन जो है वो भी हम अलग से कह देते हैं। ब्लैक बॉडी उसके लिए बी जीन है, ठीक है, और CN
यानी शनिवार आई, उसके बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आई है 9। तो लेट्स से यहाँ पे CN है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 9। शनिवार और वेस्टिजेल के बीच में कितना है 9.5। तो इससे क्या हुआ कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की लोकेशन जो है उसका पता चल गया कि पहले B होगी, फिर CN होगी और फिर VG होगी। तो यानी कि VG और B के बीच में CN होगी। इसी वजह से उसने कहा कि जो लिंक्ड जीन है वो कैसी होगी, एक लीनियर सीक्वेंस पे होगी। और उस लीनियर सीक्वेंस का पता कैसे लगाते हैं, बार बार में मेटिंग करवा करके और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जो है जान के। जब एक बार रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का पता हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन किसके आगे है और कौन किसके पीछे है। एक डिफरेंस करते हैं लिंक्ड जीन एंड अनलिंक्ड जीन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो लिंक्ड जीन के बारे में पढ़ते हैं। लिंक्ड जीन का मतलब क्या है, तो यानी कि जीन्स which are present in the same chromosome। अगर सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, लिंक्ड। एक दूसरी है अनलिंक्ड जीन। अनलिंक्ड जीन का मतलब क्या है, जीन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है जी। दूसरा भी, these genes follow, these genes have the tendency to maintain parental type combination। इन जीन्स के अंदर नहीं होती। These genes do not have such tendencies। ठीक है, ये जो जीन्स है, these genes do not follow law of independent assortment, या फिर कह सकते हैं मेंडेलियन लॉज। ये फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि ये लिंक्ड जीन है। और दीज जीन्स फॉलो मेंडल्स लॉ। ऐसे कुछ एग्जांपल लिख देंगे भाई, जैसे कि टी प्लांट के अंदर टोल हो गया, द्वार्फ की अलील्स होगी। इसके अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, आई कलर एंड विंग शेप जीन इन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो आई होप अनलिंक्ड और लिंक्ड जीन जो है क्लियर होगी। अनलिंक्ड जीन यानी जो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर हो, और लिंक्ड जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होती है। एक और बात कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑलवेज लेस देन 50% होती है। और इनकी जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो इज मोर देन 50% होती है। ठीक है, तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी कितनी आई है उसके बेस पे जो है हम पता कर लेते हैं। जेनेटिक फ्रीक्वेंसी इस बेस पर भी काम आता है क्योंकि जब एक जेनेटिक मैप बनाना होता है तो वहाँ पे जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल पे किया था कि भाई इन दोनों के बीच में बी और CN के बीच में 9 है, CN और बी के बीच में जो है इतना डिस्टेंस है, तो टोटल मिला के जो है ये होगा और एक जीन यहाँ पे होगी, तो उससे जो है जेनेटिक मैप जो है वो भी बन जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज जेनेटिक मैप। ठीक है, एंड उसका बेस क्या है, तो बेस क्या है, बेस तो भाई जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है। एंड ये डेवलप किसने किया था, अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने किया था, जो कि हमारे मॉर्गन के जो है स्टूडेंट रहे हैं।